एनीमे एक पारंपरिक जापानी स्नैक स्टोर की व्यस्त रसोई दिखाकर शुरू होता है। उस समय दुकान बहुत साफ थी और मालिक बेचने के लिए विभिन्न मिठाइयां तैयार कर रहा था। फिर दुकान मालिक की पत्नी ने अपनी गोद ली बेटी के बारे में पूछा, जिसका नाम सुका है। उसके पति सोचते हैं कि सुका अब भी ट्रेन स्टेशन पर हो सकता है। इस बीच इत्सुका अपने लंबे समय के खोए हुए पिता को खोजने के मिशन पर है। वह किसी को देखती है जो उसकी तरह दिखता है और दौड़ती है, लेकिन अफसोस है कि वह अपने पिता नहीं है। निराश वह उस व्यक्ति से भागती है जिसे उसने अपने पिता के रूप में गलत समझा था। उसी समय नागामू ट्रेन पकड़ने के लिए जल्दबाजी कर रहे थे। वह इत्सुका के साथ मुठभेड़ के कारण लगभग इसे याद करता है। फिर कहानी नागामू के अतीत में बदल जाती है। वह अपने दोस्तों के साथ एक बैंड में मजा करते थे, लेकिन एक एक करके वे सभी बैंड छोड़ देते थे। जब उसके दोस्त गए तो नागामू चौंक गया और रोया, पर वह अकेले आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा। अगले दिन नागामू को अपनी पारिवारिक दुकान से मीठे स्नैक्स का पैकेज मिला जो उसने वर्षों पहले छोड़ा था। इस बार उसकी दादी का एक पत्र भी था। 10 साल दूर रहने के बाद नागामू घर लौटने का फैसला करता है। उनका बैंड टूट गया था और वह बेरोजगार था, इसलिए उसे अपने गृहनगर लौटने पर राहत मिली। जब नागामू घर आता है वह सीधे पारंपरिक घर की ओर जाता है, लेकिन जब उसके पिता हाइगो अचानक उसे मारते हैं तो वह बिल्कुल हैरान हो जाता है। हिट की बल ने नागामू को संतुलन से बाहर फेंक दिया। नागामू ने अपने पिता की प्रतिक्रिया पर टिप्पणी की और उनके पिता ने गुस्से में जवाब दिया कि नागामू कुछ कहे बिना चले गए और बिना किसी चेतावनी के वापस आए। इस तनावपूर्ण क्षण के बाद नागामू आखिरकार अपने माता पिता से ठीक से मिलता है और वे इस बारे में बात करना शुरू करते हैं कि वह घर क्यों छोड़ दिया है। सुका घर पहुंचते ही यह देखकर अचंभित रह गई कि स्टेशन पर मिली जिसे वह अब उसके घर पर था। यह पता चला कि यह सुका परिवार की गोद लेने वाली बेटी है। उसके असली माता पिता ने उसे दुकान पर छोड़ दिया और फिर गायब हो गया। कुछ ही देर बाद यह सुका को नागामू से परिचय दिया गया, लेकिन वह इससे बहुत खुश नहीं थी। वह चिंतित थी क्योंकि अब उसे परिवार की मंजू दुकान को संभालना था और उसे नहीं लगा कि नागामू इसे ठीक से चला पाएगा। हालांकि सुका अभी भी एक बच्चा थी, लेकिन उसका व्यक्तित्व परिपक्व और मजबूत था। वह जल्दी से दुकान में काम करने लौट गई। बाद में जब नागामू आराम करने गया तो रात के खाने से पहले वह सो गया, जिससे वह सुका से और भी नाराज हो गया। अगले दिन सुका ने दुकान पर खड़ी मेहनत की। दूसरी ओर नागामू को काम शुरू करने से पहले 50 पुशअप करके प्रशिक्षण देना पड़ा। नागामू की मां फुकी ने तब उनसे इत्सुका के बारे में बात की। इत्सुका को दुकान पर कब्जा करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था, क्योंकि उसके दत्तक माता पिता बूढ़े हो रहे थे और शायद ज्यादा समय तक नहीं रह सकते। जब नागामू इत्सुका को देखता था, उसने देखा कि वह कितनी जिद्दी लेकिन जिम्मेदार थी। वह जल्दी से उसके करीब हो गया, भले ही वे लंबे समय से एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दिन इत्सुका को एक समस्या थी। उसने कुछ पुरुषों को बाहर निकाल दिया जो प्यार में धूम्रपान कर रहे थे, क्योंकि इसने उसे नाराज कर दिया। नागामू ने सलाह दी कि वे अधिक सतर्क रहें और वयस्कों को ऐसे मामलों को संभालने दें। हालांकि सुका ने नहीं सुना, क्योंकि उसने सोचा कि नागामू एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति है। इसके बावजूद सुका ने काम जारी रखने का फैसला किया। दिन बीतने के साथ दुकान को फोन पर बहुत सारे ऑर्डर प्राप्त करना शुरू हुआ और इसमें सुका सहित सभी खुश थे, क्योंकि ग्राहकों ने उनकी कड़ी मेहनत और अच्छे रवैये की सराहना की। अगले दिन एक ऑर्डर आया और यह सुका उत्साहित था, लेकिन दोपहर तक ग्राहकों ने अभी भी अपना भोजन नहीं उठाया था। इससे दुकान को पैसा खोने की चिंता हुई, इसलिए उसने जिम्मेदारी लेने का फैसला किया और पड़ोस में घूमकर केक बेचने का प्रयास किया। हालांकि उसका प्रयास ठीक नहीं चला, क्योंकि लोगों ने उसे नोटिस नहीं किया। फिर नागामू एक मजेदार और रंगीन टोपी पहने हुए दिखाई दी। उन्होंने सबका ध्यान केक की ओर खींचने के लिए गिटार बजाया और गाना गाया। धीरे धीरे ग्राहक दुकान में आने लगे और इससे पहले उन्हें पता चला, सारा भोजन बेच गया। बाद में इत्सुका और नागामू बैठकर बात करते हुए कुछ नाश्ते खाते हुए जो उसने एक तरफ रखा था। काम खत्म होने के बाद वे घर लौट गए। बाद में इत्सुका ने नागामू के लिए कुछ स्नैक्स लाए। इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह घर क्यों छोड़ गए। नागामू ने विस्तार से बताया कि वह अपने दादा के बहुत करीब थे, जो हमेशा उनकी रक्षा करते थे और बहुत प्यार करते थे। जब उनके दादा का निधन हो गया तो नागामू का दिल टूट गया और घर से भागने का फैसला किया। यह सुनने के बाद आखिरकार सुका समझ गया कि वह पहले क्यों चला गया। दृश्य तब मित्सुरु नाम की एक लड़की में बदल जाता है। वह अपने YouTube वीडियो पर देख रही थी। मित्सुरु ने एक सुरीला गाना कंपोज किया था और उसने गाने का वीडियो अपलोड करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे गाना काफी पसंद था, लेकिन वह चाहती थी कि उसके दोस्त उसे पहचान न सकें। वीडियो में उन्होंने मास्क पहना था। वीडियो अपलोड करने के बाद वह स्कूल चली गई। जब वह स्कूल में थी तो सुरु ने अपनी कक्षाओं में भाग लिया। स्कूल खत्म होने के बाद उसके कुछ दोस्त उसके पास आए और उन्होंने नागामू के बारे में बात करना शुरू कर दिया, जो एक दिन पहले उनके प्रदर्शन के कारण वायरल हो गया था।
ये सुनकर मीटसुरु बातचीत में शामिल हो गई और नागामो के बारे में अपने विचार साझा किए। बातचीत की बैठक पूरी करने के बाद सुरु दुकान में काम करने गई और अपने सामान्य कार्य शुरू कर दिए। इस बीच नागामो भावुक होकर रोया क्योंकि कुछ ग्राहकों ने उनका पसंदीदा नाश्ता ले लिया था। सुका और माँ ने उसे याद दिलाया कि वह ग्राहकों के स्नैक्स लेने पर नहीं रो सकता और उसे बंद करना होगा। जब नागामो छोटा था तो हर बार जब कोई ग्राहक कुछ खरीदता था तो वह रोता था। तुरंत बाद मित्सुरु आए और नागामो को एक रूमाल दिया, लेकिन वह यह जानकर हैरान हो गई कि यह वास्तव में उसके छोटे भाई की पैंट थी। शर्मिंदा मित्सुरु ने माफी मांगी और वे दोनों काम पर वापस आने से पहले हंसते थे। बाद में इत्सुका ने मित्सुरु का धन्यवाद किया क्योंकि उसकी मदद से उसने परीक्षा में सही स्कोर प्राप्त किया। मित्सुरु खुश थी कि वह किसी और की मदद कर सकती थी। इस बीच नागामो दोनों लड़कियों को साफ करते समय देख रहा था, जिससे उसकी मां असहमति से सिर हिलाती थी। थोड़ा बाद फुकी ने सुरु को अपनी दादी की पुण्यतिथि पर कुछ स्नैक्स देने के लिए फोन किया। मीटसुरु ने धन्यवाद कहा और बताया कि उसकी बनाई कुंजी चेन अच्छी तरह बिक रही थी। उसने और कमाने का वादा किया। नागामो ने सुरु से मनपसंद आकार की कुंजी चेन बनाने को कहा। उनकी बातचीत के बाद सुरु जल्दी से घर चले गए। जब वह आई तो छोटे भाई बहनों ने उनका उत्साह से अभिवादन किया। मित्सुरु ने अपनी मां के लिए किराने का सामान लाया और दादी के लिए प्रार्थना की। वहां उसने बचे हुए मिठाई अपने 3 भाई बहनों को दी, जिन्होंने तुरंत खाना शुरू किया। उन्होंने मित्सुरु से सोने से पहले उन्हें लल्ला भी गाने के लिए कहा। फिर मित्सुरु ने अपने माता पिता को उसकी सफलता की उम्मीद करते हुए बातें सुनी। प्रोत्साहित होकर उन्होंने गाने और वीडियो अपलोड करने का शौक जारी रखा। उसे नहीं पता था कि फोन की चेन लोगों को उसे प्रसिद्ध स्नैक स्टोर से जोड़ेच रही थी। दूसरी ओर नागामो एक नकाबपोश महिला का वीडियो देख रहे थे, लेकिन नहीं जानते थे कि वह सुरु से मिट रही है। तब इत्सुका अंदर आकर उसे चौंका। उसने वीडियो में की चेन देखी और तुरंत पहचान लिया, नकाबपोश महिला सुरु है। अगले दिन मीटसुरु का वीडियो वायरल हो गया। लोगों ने नागामो के स्नैक स्टोर पर फोन कर सुरु से मिलने के बारे में पूछना शुरू किया। उस समय फुकी नाराज हो गई क्योंकि वह सभी कॉल का जवाब देने से थक गई थी और सुरु से मिलती थी, हंगामा होने के लिए दोषी महसूस करती थी और माफी मांगने के लिए दुकान चली गई। उसने नागामो और इत्सुका से बात की, जिन्होंने उसे गाना जारी रखने का हौसला दिया। फिर भी मित्सुरु चिंता कर रही थी कि उसके माता पिता मंजूरी देंगे। मदद करने के लिए नागामो और उसके दोस्तों ने सुरु के घर से मिलने आए। वहां नागामो ने सुरु की मां से मिलने की अनुमति मांगी कि सुरु को अपने संगीत शौक को आगे बढ़ाने दें। उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि भले ही उनकी पसंद में उतार चढ़ाव आए, उनके माता पिता ने समर्थन किया, जिससे उन्हें गांव लौटने का रास्ता मिला। उस समय सुरु की मां को अपनी बेटी की प्रतिभा के बारे में जानकर खुशी हुई। नागामो और इत्सुका के जाने के बाद मित्सुरु के माता पिता ने उससे बात की। उन्होंने उनके YouTube वीडियो देखे और अपना समर्थन दिखाया, जिससे उन्हें बहुत खुश हुआ। अगले दिन मित्सुरु ऊर्जा से भरा था। उसने नागामो को वह कुंजी चेन दी जो उसने धन्यवाद उपहार के रूप में मांगी थी। फिर सुरु से मिले और इत्सुका एक साथ स्कूल चले गए। चलते समय सुरु ने बताया कि नागामो कितना दयालु और दोस्ताना है, लेकिन इत्सुका उलझन में था। अपने गर्व के कारण वह नगम्मा की दया को पूर्णतः स्वीकारने में संघर्ष कर रही थी। उस रात सुका ने अपने लंबे समय से खोए हुए पिता के बारे में एक दुखद सपना देखा। जब वह उठी तो उसे यह महसूस करने का दुख हुआ कि उसके पिता अभी भी वापस नहीं आए हैं। फिर उसने दृढ़ निर्णय लिया कि उसे धीरे धीरे अपनी पुरानी यादों को छोड़ने की जरूरत है ताकि जीवन में आगे बढ़ सके। अगली सुबह सुका और उसका परिवार नाश्ते के लिए इकट्ठा हुआ। भोजन के दौरान नगमू ने उइमा उत्सव का उल्लेख किया, जिससे उनके पिता नाराज हो गए क्योंकि ऐसा लग रहा था कि नगमू फिर से छोड़ना चाहते थे। फिर सुका के चाचा ने कहा कि वह ग्योन फेस्टिवल में जाना चाहती थी, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह अपने पिता को भूलने की कोशिश कर रही थी। उस समय सुका को त्योहार में जाने में आलस महसूस हुआ। चिंता थी कि यह उसे अतीत की याद दिला सकता है। बातचीत के बाद सुका स्कूल चला गया और नागामो और अन्य लोग काम के लिए तैयार हो गए। यह कहा गया था कि नागामो ने एक बार किनोको के साथ त्योहार में जाने का वादा किया था। स्कूल जाते समय इत्सुका ने एक आदमी को देखा जो उसके पिता जैसा दिखता था। उत्सुक उसने उसके पीछे बस लेने का फैसला किया, भले ही उसे यकीन नहीं था कि यह वास्तव में वह था। बस में उसने उस आदमी को बारीकी से देखा, लेकिन अंततः अभिभूत होकर सो गई। वह अपना स्टॉप याद कर गई और आखिरी स्टॉप पर उठी। घबराकर उसने बस चालक से पूछा कि वह कहाँ है। इस बीच उसके सहपाठियों ने देखा कि वह लापता थी और स्कूल को इसकी सूचना दी, जिसने नागामो से संपर्क किया। खबर सुनते ही नागामो जल्दी से इत्सुका को ढूंढने गया और उस बस मार्ग की ओर चला गया जिसे उसने ले लिया था। दूसरी ओर इत्सुका खो गई और डर रही थी क्योंकि उसके पैसे खत्म हो गए थे।
उसके बाद वह किनोको नाम की महिला से मिली जो परेशान थी क्योंकि उसके प्रेमी ने उसे छोड़ दिया था। इसके तुरंत बाद किनोको ने इत्सुका को डांगो खाने और बातचीत के लिए बैठने को कहा। भले ही वे अभी मिले थे, कोनोको ने इत्सुका से अपनी भावनाएं बताने लगी, यह साझा करते हुए कि वह छोड़े जाने के बाद कितनी चोट आई। इत्सुका ने अपने पिता, एक गैर जिम्मेदाराना व्यक्ति द्वारा पीछे छोड़े जाने की अपनी कहानी भी साझा की। कुछ देर बाद नगामो आया और इत्सुका की तलाश शुरू कर दी। उसी समय कोनोको और इत्सुका कार की ओर जा रहे थे जब वे अप्रत्याशित रूप से नागामू से टकराए, जिससे दोनों आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद नागामू और इत्सुका कोनोको की कार में सवार हो गए। यह पता चला कि नागामू और कोनोको लंबे समय से एक दूसरे को नहीं देखे थे। जब वे घर पहुंचे तो नागामू ने इत्सुका से अपने शिक्षक को रिपोर्ट करने के लिए कहा कि क्या हुआ था, जबकि उन्होंने कोनोको को उनके घर जाने के लिए आमंत्रित किया। दुकान व्यस्त थी, इसलिए नागामू मदद करने के लिए कूद गया, लेकिन कोनोको इस बात से नाराज हो गया कि वह कितना धीरे धीरे काम कर रहा था और खुद को मदद करने का फैसला किया। उसे चीजें करने का तेज तरीका दिखाया। शाम को फुकी ने कोनोको को पारंपरिक कपड़े पहनने के लिए घर में आमंत्रित किया। कोनोको ने इत्सुका के साथ त्योहार में जाने का फैसला किया, जो अभी भी निराश महसूस कर रही थी क्योंकि उसे अभी तक अपने पिता नहीं मिले थे। कोनोको ने इत्सुका को मजबूत रहने के लिए प्रोत्साहित किया और सुझाव दिया कि वह नागामू को एक पिता के रूप में सोच सकती है। इसके साथ ही वे त्योहार के लिए रवाना हुए। त्योहार में इत्सुका उत्साहित थे और बहुत अच्छा समय बिताया। कोनोको और नागामू ने भी चैट करने और मजा करने का आनंद लिया। रात के साथ ही नागामू इत्सुका को घर ले गए। रास्ते में उसने नगम का हाथ पकड़ा और उस दिन उसने दिखाई दिए सभी दयालुता के लिए उसे धन्यवाद दिया। उसके प्रति उसकी नकारात्मक भावनाएं दूर होने लगीं। बाद में हैगो साकी द्वारा किए गए ऑर्डर की जांच करते देखा जाता है। वहां फूकी ने अपने पति और कर्मचारियों को कड़ी मेहनत करते हुए देखा, जिससे वह यह देखकर खुश हो गई कि दुकान कितनी अच्छी तरह से काम कर रही है। रसोई में झांक कर फूकी बाहर गया और देखा नागामू इत्सुका को छेड़ा जा रहा था। नागामू ने फिर अपनी मां को अपनी एक तस्वीर दिखाई और यह सुका है जिसने उसे मुस्कुराया। हालांकि उसने जल्दी से रुचि खो दी क्योंकि तस्वीर में सुका के बगल में एक और आदमी था, जिसके कारण नागामू नाराज हो गया क्योंकि उसकी मां ने उसे छेड़खाई दी। तब फुकी ने इत्सुका और साकी को कुछ फूल उठाने के लिए कहा। उस समय नागामू उनके साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि वह ज्यादा मदद नहीं करेगा। नागामू ने पूल या चिपचिपा चावल को छांटने का काम किया ताकि साकी की मदद से बर्फ के स्नैक्स के लिए टॉपिंग तैयार कर सके। काम करते वक्त वे बात करने लगे। साकी ने बताया कि उसके परिवार ने भाई को दुकान संभालने को कहा, इसलिए उसने नागामू की दुकान में काम करने का सोचा। जैसे ही नागामू उस कहानी का जवाब देने वाला था, नागामू के पिता की उपस्थिति से उनकी बातचीत बाधित हो गई। हेगो चिंतित हो गया क्योंकि मोन परिवार का ऑर्डर ठीक नहीं चला और ग्राहक आना बंद हो गए। नागामू ने ग्राहक को निराश करने के लिए जल्दी माफी मांगी। मोन ने समझाया कि उसके बेटे ने नागामू की दुकान से केक स्वीकार करने से इनकार कर दिया क्योंकि जब तादशी आए तो उसे साकी के फोन वॉलपेपर पर महिला के बारे में पूछने के लिए बाहर निकाल दिया गया। साकी को महसूस हुआ कि उसके कार्यों से दुकान को नुकसान हुआ था। फिर साकी ने तादशी को अपने फोन पर महिला में इतनी दिलचस्पी देने के लिए डांटा। यह सुनकर नागमू और पिता घर लौट आए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने साकी से बात की। जिज्ञासा से बाहर नागामू ने पूछा कि साकी के फोन वॉलपेपर पर महिला वास्तव में कौन थी, लेकिन साकी ने कोई विवरण नहीं दिया। तब तादाशी ने स्वीकार किया कि जब उसने महिला के बारे में पूछा तो वह अभी भी साकी द्वारा डांटने के बारे में परेशान थे। तादाशी इस महिला के बड़े प्रशंसक थे और वह उससे मिलना चाहते थे, लेकिन उनके प्रयास असफल हो गए, जिससे वह निराश हो गया। इसके बाद नागामू और उसके दोस्त दुकान में लौट गए। इत्सुका घर आया और यह देखकर हैरान रह गया कि क्या हो रहा है। कुछ देर बाद यह मुद्दा सुलझा गया और फिर बात नहीं हुई। एक दिन नागामू यात्रा पर गया और गलती से साकी के फोन वॉलपेपर से महिला से मिला। वह जानकर हैरान हो गया कि महिला साकी थी। साकी ने नागामू को बताया कि कॉलेज के दौरान वह तनाव से बचने के लिए कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहनते थे। समय के साथ साकी ने परेशान होने पर महिलाओं के कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी फोन वॉलपेपर में एक महिला के रूप में कपड़े पहने अपनी फोटो का उपयोग किया। तादशी ने गलती से सोचा कि तस्वीर में महिला किसी और व्यक्ति है। साकी ने बताया कि सुका को नागामो से पहले पता था और उसने साकी की पसंद का सम्मान किया। बातचीत के बाद नागामू और साकी ने दिन के लिए अलग से जाने का फैसला किया। अगले दिन नगमू ने दुकान में अपना सामान्य काम जारी रखा। इस दौरान साकी, नागामू और इत्सुका एक पत्र देने के लिए तादाशी के घर गए। जब तादशी ने पत्र पढ़ा तो वह यह जानकर हैरान हो गया कि साकी किसी और से सगाई कर रही है। पत्र भेजने के बाद नागामू और उसके दोस्त दुकान में चले गए और काम पर लौट आए।
कुछ देर बाद किनो को दिखाई दी और अपने बॉस के लिए स्नैक्स का आदेश दिया। उसने उन्हें स्विमिंग पूल के मुफ्त टिकट भी दिए, जिसे सुनकर नागामू को खुशी हुई क्योंकि इसमें सुक्का को भी बुलाया गया था। जल्द ही नागामू ने साकी को उनके साथ आने के लिए कहा क्योंकि कोनोको ने स्नैक स्टोर स्टाफ को उसी दिन छुट्टी दी थी और कोनोको उनके साथ जाने के लिए सहमत हुआ। अगले दिन वे सभी एक साथ स्विमिंग पूल की ओर चले गए। नागामू इतना उत्साहित था कि अंत में उसने अपनी त्वचा को स्लाइड पर रगड़ा, जिससे उसका शरीर लाल हो गया। थोड़ी देर बाद घर पर नागामू को सुबह सुका छोड़ते देखकर हैरान रह गया। उसने मां से पूछा कि सुका कहां जा रहा है। वह सोचता था कि सुका को पुस्तकालय में इतना क्यों जाना पसंद है, खासकर क्योंकि यह अभी भी छुट्टी थी। मां ने बताया कि वे बहुत अलग हैं। सुका बहुत मेहनत कर रहा था और काम करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, जबकि नागामू ने स्कूल की ज्यादातर छुट्टियां खेलने में बिताई और असाइनमेंट ब्रेक के अंत में करना शुरू किया, जो उनकी मां को परेशान करता था। पुस्तकालय में इत्सुका तुरंत अध्ययन सामग्री की तलाश करना शुरू कर दिया, जबकि मीत्सुरु किताबें चुनने में व्यस्त था। वे एक दूसरे से टकराकर बात करने का फैसला किया। मीत्सुरु ने कहा कि वह स्नैक रेसिपी की किताब ढूंढ रहा है और इत्सुका ने दुकान पर किसी से पूछने की सलाह दी। हालांकि मीत्सुरु ने मजाक में नगम्मा के नाम का उल्लेख किया, भले ही वह जानती थी कि उससे पूछना मदद नहीं करेगा क्योंकि वह उस समय आमतौर पर दुकान पर घूमते थे। सुका ने कहा कि नागामू का सुरु पर क्रश हो सकता है। बातचीत के बाद दोनों पुस्तकें चुनने और पढ़ाई करने लौट आए। काम पूरा करने के बाद नागामू, सुका और दोस्त दोपहर के भोजन के लिए जगह ढूंढने का फैसला किया। वे किनोको से मिले, जिससे इत्सुका हैरान हो गई क्योंकि इसका मतलब था कि नागामा की पूर्व प्रेमिका एक ऐसी महिला से मिल रही थी जो उसे भी पसंद करती थी। कहा गया कि इत्सुका चिंतित था कि वे साथ नहीं मिलेंगे, पर उसकी आश्चर्य की बात थी कि दोनों महिलाएं जल्दी ही दोस्त बन गईं। सुका और दोस्तों ने राहत महसूस कर सोबा की दुकान जाने और खाने का आदेश देने का निर्णय लिया। सुका ने देखा कि दोनों महिलाएं अच्छी तरह से सामंजस्य बिठा रही थीं, बावजूद इसके कि दोनों को नागामो पसंद था। दोपहर के खाने के बाद उन्होंने सौभाग्य हेतु प्रार्थना के लिए मंदिर जाने का सोचा। तीनों ने प्रार्थना अनुष्ठान में भाग लिया, लेकिन ऐसा लगता था कि उस दिन केवल सुका ही भाग्यशाली था। उन्होंने और दिलचस्प स्थानों का दौरा करते हुए दिन का आनंद लिया। घर के रास्ते में सुका ने देखा कि दोनों महिलाएं कितनी करीब हो गई हैं। भले ही वे दोनों नागामू पसंद करते थे, किनोको आराम से दिखते थे, आश्वस्त थे कि नागामू मित्सुरु जैसे किशोर में दिलचस्पी नहीं रखेगा, जिसे अभी भी बहुत कुछ करना होगा। इस बात ने दोनों महिलाओं को नागामू के प्रति अपनी भावनाओं के बावजूद अच्छे से मिलने दिया। इसके कुछ ही देर बाद इत्सुका घर लौट आया। अगले दिन नागामू उठे और अपने दादा के बारे में सोचने लगे। छुट्टियों के कारण नागामू को आराम महसूस हुआ। उस दोपहर नागामू और परिवार ने दादा की पुण्यतिथि की याद में प्रार्थना का निर्णय लिया। कुछ देर बाद नागामू की दादी अपने दिवंगत पति के लिए प्रार्थना करने आईं, जिससे नागामू के पिता को गुस्सा आया क्योंकि वह केवल साल में एक बार ही आती थीं। नगम्मा की दादी ने उसके प्रत्येक बच्चे और पोते को उपहार बांटे। उस रात नागामू ने अपनी दादी और पिता को रसोई में पकड़ लिया। उनके पिता अपनी मां को घर का बना पेस्ट दे रहे थे क्योंकि वह गुप्त पारिवारिक नुस्खा जानती थी। अगले दिन नगामू ने काम शुरू किया, लेकिन अंत में चीजों को गड़बड़ करने के लिए अपनी दादी द्वारा डांटे गए, जिससे वह और भी निराश हो गए। इसके बाद उन्होंने गतिविधियों को जारी रखा। वह नागामू की दादी के मेहमानों से मिलने यात्रा करते थे। भले ही वह बाहर और दूर थी, उसने हमेशा पारिवारिक दुकान को प्रचार किया और देश भर के उसके दोस्त आते थे। नागामू की दादी ने नागामू और इत्सुका को शुभकामनाएं लिखने आमंत्रित किया, एक परंपरा जिसका वे पालन करते थे। अगला दृश्य नागामू के परिवार के घर पर है। नागामू और कर्मचारी मीठे स्नैक्स बनाने में व्यस्त थे। तब एक बूढ़ी औरत नागामू से मिलने आई और उसे जिला उत्सव में आने का निमंत्रण दिया। नागामू ने परिवार को बताया और उनके पिता प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए उत्साहित थे। यह सुनकर सुका ने पिछले साल में भाग लेने के बाद गाउट के बारे में अपने पिता को सोचा। इससे सुका और परिवार को चिंता हुई, लेकिन इस बार नागामू के साथ परिवार को प्रतियोगिता में भाग लेने के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस हुआ। नगम्स पिता ने सुका से कहा कि वह कौन से कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। अंततः पूरा परिवार सहमत हुआ और दुकान के कर्मचारियों ने समर्थन दिया। अगले दिन नागामू और उनका परिवार प्रतिस्पर्धा करने के लिए त्योहार में पहुंचे। नागामू और उसके दोस्त दौड़ के लिए तैयार हो गए। सुका दौड़ के लिए तैयार थी और जीतने पर सभी खुश होते थे। नगम्मा की बारी थी, लेकिन जीत के बावजूद किसी ने नहीं खुश किया। नागामू परेशान नहीं था क्योंकि वह जानता था कि सुका परिवार का पसंदीदा था। बाद में हेगो को परेशानी हुई क्योंकि उसका गांव बढ़ गया, जिससे उसे जारी रखना मुश्किल हो गया। किसी को वहां उसकी जगह लेने की जरूरत थी। नागामू को ऊर्जा देने के लिए मीठे स्नैक्स दिए गए और दोनों दौड़ पूरी करने के लिए दौड़े।
दौड़ के बाद उन्हें खबर मिली कि उनके घर पर एक अतिथि है और यह सुका की मां थी जो अपने बच्चे को वापस लेने आई थी। उस रात नगामू और उनके पिता इस खबर से हैरान थे। दोनों तनाव में पड़ गए और सो नहीं पाए, चिंतित कि सुका चुरा सकता है। अगले दिन वह पढ़ाई के लिए सुरु के घर गया। सायरन के कुछ देर बाद सुका की मां उसे लेने आई। सायरन के अनुरोध पर मेजबान ने सुका को जाने की अनुमति दी। हालांकि इससे उच्च गो दुखी हुआ क्योंकि वह उसकी गहरी परवाह करता था। तब नागामू ने सायरन को जहां सुका था। इसके बाद नगामू घर लौट आए और सुका और उसकी मां एक साथ कुछ समय बिताए। इस दौरान नगम्मा का परिवार सुका के चले जाने से भ्रमित और दुखी था। उनके आश्चर्य के लिए सुका घर लौट आया। उसने समझाया कि उसने अपनी मां के साथ फ्रांस नहीं जाने का फैसला किया था क्योंकि उसे लगा कि नगमा का परिवार वह जगह है जहां वह वास्तव में है और खुशी पाई। सायरन ने अनिच्छा से सुक्का के फैसले को स्वीकार किया और अच्छे रिश्ते बनाए रखे। नागामू को इत्सुका की तस्वीरें सायरन में भेजने का काम दिया गया ताकि वह बेटी को याद न करे। इसके तुरंत बाद नागामू ने साकी से इस नौकरी के बारे में बात की, बताते हुए कि इत्सुका की मुस्कुराते हुए तस्वीरें लेना थोड़ा कठिन था। फिर भी उन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ईमानदारी से सायरन को तस्वीरें भेजी। दृश्य फिर रियुकुसो मीठे की दुकान में एरो की यात्रा में बदल गया। एरो उत्साहित थी और वहां पहुंचने के लिए जल्दी थी क्योंकि यह उसके काम का पहला दिन था। बिना देरी के उसने शुरू करने के लिए उत्सुक दुकान के दरवाजे पर दस्तक दी। उस समय नागामू कूड़ा बाहर निकाल रहा था क्योंकि उसके पिता ने याद दिलाया था कि जल्द ही कूड़ा ट्रक आ रहा था। नागामू दौड़ा और जब एरो ने दरवाजा खटखटाया तो नागामू ने उसे गलत समझा और हैरान रह गया। फुकी और हेगो ने एरो का स्वागत किया और उसे काम के कपड़े बदलने को कहा क्योंकि वह स्नैक शिल्पकार बनने के लिए आवश्यक कौशल सीखने वाली थी। एरो ने नागामू की प्रशंसा की, उसे एक महान और जिम्मेदार व्यक्ति मानते हुए। वह मानती थी कि नागामू उसे सिखाने के लिए सही वरिष्ठ था। तब नागामू ने शरो को उपकरण दिखाए। जैसा कि वे एक दूसरे को जानते थे, वह नागामू को सोचकर प्रभावित हो गई कि वह दुकान का उत्तराधिकारी है। लेकिन नगमू ने जल्दी से स्पष्ट किया कि वह दुकान में सिर्फ एक जूनियर था और असली उत्तराधिकारी सुक्का में था। न कि जब उसने नगमू के कहने को सुना तो वह हैरान हो गया और उन्होंने जल्दी काम करना शुरू किया। जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने देखा कि नागामू को लगातार डांटते रहे, जिससे उसे लगा कि वह लापरवाह और बहुत जिम्मेदार नहीं था। इस वजह से ईरो ने नागामू से जो कुछ भी कहा उस पर ध्यान नहीं दिया। जल्द ही प्रिंसिपल ने आकर पूछा कि क्या छात्र अभ्यास के लिए रसोई का इस्तेमाल कर सकते हैं। नागामू के पिता स्नैक्स बनाने का सबक सिखाने के लिए तैयार थे। नागामू यह देखकर हैरान हो गया कि छात्रों में से त्सुका में था। छात्र पाठ का पालन करने के लिए तैयार हो गए और शुरू करने से पहले नागामू ने जापान में विभिन्न सीजनों की व्याख्या की। छात्रों ने बहुत दिलचस्पी व्यक्त की और ध्यान से सुनी। फिर स्नैक बनाने की कक्षा शुरू हुई। एक बार फिर यीसुका ने सबसे अच्छा स्नैक्स बनाया और नागामू को उस पर गर्व महसूस हुआ। इस बीच मियू दुखी थी क्योंकि उसके स्नैक्स भी नहीं निकले। मायू की मां निराश थी और उम्मीद थी कि वह अपनी बेटी के साथ इस गतिविधि में शामिल नहीं होगी क्योंकि उसे लगा कि मायू बेहतर करेगी। यह सुनकर मियू परेशान हो गई और उसने अपनी मां से बहस करने लगी। उस समय नागामू ने देखा कि क्या हो रहा है और मदद करने के लिए कदम रखने का फैसला किया। नागामू से बात करने के बाद मियू थोड़ा बेहतर महसूस किया। फिर पाएगो ने कक्षा पढ़ाई जारी रखी। जब स्नैक्स खा लेते हैं तो सभी ने विभिन्न व्यंजनों की कोशिश की है। कक्षा समाप्त होने के बाद नगमू अपने अन्य कार्यों को जारी रखे। बाद में उन्होंने कैशियर में पूरी मदद दी। नागामू ने सुझाव दिया कि एरो ग्राहकों को स्नैक्स की सिफारिश करें, लेकिन एरो ने मना किया क्योंकि वह मेहमानों की बजाय स्नैक्स बनाने पर ध्यान देना चाहती थी। जब ग्राहक आए और स्नैक्स सिफारिशों के लिए पूछे तो शरो ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब एक नया ग्राहक आया तब शरो ने उसकी मदद की, लेकिन वह भ्रमित हो गई क्योंकि उसने भी सिफारिशें मांगी। सुका ने देखा और शून्य की मदद करने के लिए कदम उठाया। उसे नागामू पसंद नहीं था क्योंकि वह लापरवाह था, इसलिए उसने उसकी बातें नहीं मानी। सुका एरो से नाराज हुई क्योंकि उसने नागामू को गलतियां करने के बावजूद अच्छे कौशल वाले व्यक्ति की तरह नहीं माना था। शो को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसे सुका जैसे बच्चे से डांट सुननी पड़ी। कुछ ही देर बाद हाइगो दिखाई दिया और बहस बंद कर दी। उसके बाद शो बुरा महसूस कर रहा था क्योंकि वह केवल एक सही शिक्षक से सीखना चाहती थी। इसके बाद उन्होंने अपने पिता से बात की और सहयोग मांगा। इस बीच नागामू और साकी शून्य के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि वह हैगो की प्रशंसा करती थी। फिर साकी ने बताया कि एरो वास्तव में किसी और की प्रशंसा करती है, जिससे नागामू भ्रमित हो गया और त्सुका और साकी भी आश्चर्यचकित हो गए। थोड़े समय बाद वह उस व्यक्ति के बारे में पूछना चाहती थी जिसे वह प्रशंसा करती थी। इत्सुका और साकी नागामू के सवाल से हैरान थे क्योंकि इसका मतलब यह था कि ईरो जानते थे कि उसके बारे में बात हो रही है। इससे नागामू और भी लापरवाह हो गया। दृश्य फिर एक टी हाउस में स्थानांतरित हो जाता है।
जहां किनोको अपने सहकर्मियों के साथ आराम कर रही थी। कोनोको को चाय समारोह का अभ्यास करने को कहा गया था। कुछ ही देर बाद मैनेजर उनसे जुड़े हुए और कोनोको और उसके दोस्तों ने बात करना शुरू कर दिया। किसी ने कोनोको से पूछा कि शहर की लड़की अपनी तरह क्यों चली जाती है, जिससे उसे वहां होने के अपने कारणों के बारे में फिर से सोचने लगा। चाय खत्म करने के बाद कोनोको ने दुकान छोड़ने और एक आराम स्टॉप पर बैठने का फैसला किया। आराम करते समय कोनोको ने नागामो के बारे में सोचा। पता चला कि उनका एक अच्छा रिश्ता था। उनकी एक बैठक के दौरान कोनोको तनाव के कारण नशे में पड़ गई। नागामो कष्टप्रद और लापरवाह अभिनय करते दिखाई दिए, सिर्फ नमस्ते कहना चाहते थे। कोनोको के सहकर्मी नगम्मा के व्यवहार से हैरान थे, इसलिए वे उसे ले गए। हालांकि नागामो अभी भी कोनोको की चिंता करता था और उसने फिर से उसकी स्थिति की जांच की। इसके तुरंत बाद नागामो ने कोनोको को एक पेय दिया और उसे बाथरूम में चेहरा धोने में मदद की। कोनोको हैरान था कि नागामो उसके लिए इंतजार कर रहा था। भले ही वे अभी मिले थे, लेकिन नागामो इतना दयालु था और इसने उसे खुश कर दिया। तब कोनोको अनुग्रह वापस करना चाहता था और दूसरी बार नगामो को चाय के लिए मनाने का वादा करना चाहता था। अगले दिन वह कैफे में फिर से नगामो को देखकर हैरान रह गई, जहां वह काम करती थी। इस वजह से वे करीब आने लगे और कोनोको अक्सर कैफे देखने जाते थे। जैसे जैसे उन्होंने एक साथ अधिक समय बिताया, वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और अंततः डेट करने का फैसला किया। उस समय कोनोको ने बैंड चेस्टनट मंजू के सदस्य के रूप में अपने संगीत करियर में नागामो का समर्थन किया। बैंड मीठे स्नैक पोशाक पहनने के लिए लोकप्रिय हो गया। हालांकि उनके रिश्ते लंबे समय तक नहीं चले, क्योंकि नागामो को अचानक घर जाना पड़ा जब उनके पिता बीमार हो गए। उस समय वह घबराया और बिना किसी स्पष्टीकरण के कोनोको को छोड़ दिया। इससे उसे गुस्सा आया और उसे जापानी स्नैक्स पसंद नहीं होने लगा। इसी वजह से उसने नगम्मा की जगह छोड़ने का फैसला किया। वर्तमान में कोनोको को लगता है कि वह नागामो के साथ देजावू की भावना का अनुभव कर रही है। इन भावनाओं के कारण वह नागामो की स्नैक स्टोर जाने का फैसला करती है। जब वह आती है तो उसका इत्सुका द्वारा स्वागत किया जाता है, जो उसे कुछ स्नैक्स चुनने के लिए दुकान में आमंत्रित करता है। बाद में फूकी भी आता है और कोनोको के लिए कुछ विकल्प सुझाते हैं। यह पता चला कि दुकान का विषय हैलोवीन है और गांव के किशोर और बच्चे वेशभूषा में हैलोवीन मनाने जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद नगामो घर आते हैं और कहते हैं कि वह अपनी मंजू कास्ट पोशाक में पहनना चाहता है, लेकिन उसकी मंजू टोपी गायब है। जिला त्योहार के बाद वह घबराता है और फिर से खोजना शुरू करता है। हालांकि उनकी दादी, जिनके पास पोशाक था, भूल गई कि उसने इसे कहां रखा था। इससे नागामो निराश हो गया और कोनोको और अन्य लोग उसे इतना परेशान देखकर दुखी हो गए। रात में कोनोको ने नागामो के समूह के पुराने बैंड सदस्यों में से एक जेरी को फोन किया। उन्होंने फोन पर नागामो के बारे में बात की। जेरी ने बताया कि वह और बैंड के अन्य सदस्य सिर्फ बैंड को तोड़ना नहीं चाहते थे। उनके पास एक योजना थी और वे इसके बारे में नागामो से बात करना चाहते थे। हालांकि जेरी को पता चला कि नागामो पहले ही क्योटो वापस चला गया है। जेरी उत्सुक थी कि कोनोको भी क्योटो में क्यों था और वह उसके सवाल से हैरान थी। जेरी ने तब उल्लेख किया कि वे पुनर्मिलन के लिए नागामो से मिलना चाहते थे। अगले दिन कोनोको नगम्मा के घर पर पहुंचा। इस बीच इत्सुका अपने दोस्तों के साथ एक हेलोवीन इवेंट के लिए तैयार हो रही थी। उस रात इत्सुका को किसी को नागामो की चेस्टनट स्नैक टोपी पहने देखकर हैरान रह गया। फिर उसने टोपी में कलाकार के बदले अपनी टोपी का आदान प्रदान किया और उसे नागामो को देने के लिए घर पहुंची। नागामो बहुत हैरान और उत्साहित थे। इत्सुका खुश महसूस करता था क्योंकि किनोको नागामो और उसके दोस्तों के लिए स्नैक्स लाया। धन्यवाद कहने के बाद इत्सुका खेलने चला गया। बाद में नागामो ने अपने बैंड को वापस लाने में मदद करने के लिए कानोको को मीठे स्नैक्स दिए। वहां वह चिंतित था कि कानोको को जापानी स्नैक्स पसंद नहीं था, क्योंकि अतीत में कानोको ने कहा था कि वह पश्चिमी स्नैक्स पसंद करती थी। और जब नागामो ने अपने परिवार के स्नैक्स की दुकान में मदद करने के लिए घर लौटने का फैसला किया तो परेशान हो गई। इससे वह गुस्सा हो गया और नागामो छोड़ दिया। लेकिन अब कानोको ने उसे बताया कि वह वास्तव में जापानी स्नैक्स पसंद करती है। यह सुनकर नागामो हैरान और खुश थे, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका अतीत का तर्क सिर्फ एक गलत फहमी थी। इसके बाद दृश्य नगम्मा के घर में बदल जाता है। नागामो और इत्सुका क्रिसमस टीवी शो बहुत उत्साह के साथ देख रहे थे, क्योंकि क्रिसमस जल्द ही आ रहा था। अचानक नागामो ने सुका के जन्मदिन के बारे में पूछा। यह सुका हैरान था, क्योंकि उनके सवाल का उस शो से कोई लेना देना नहीं था जिसे वे देख रहे थे। उसे नागामो को बताना था कि उसका जन्मदिन पहले ही बीत चुका है। इसने उसे चौंक दिया, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि वह त्सुका के जन्मदिन को याद कर देता था। नागामो को एहसास हुआ कि उनके पास त्सुका के जन्मदिन पर मनाने का समय नहीं था, क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए ही घर आ चुका था। फिर उसे याद आया कि उसके तुरंत बाद उनका जन्मदिन आ रहा था। नागामो काम पर लौट आया, यूजू संतरे का उपयोग करने के लिए निचोड़ा और स्नैक्स बनाया। साकी के साथ काम किया। साकी ने पूछा कि नगम्मा का जन्मदिन कब था और उसने जवाब दिया कि यह कल 15 तारीख को था।
साकी यह सुनकर हैरान रह गई कि नगम्मा का जन्मदिन इतना करीब आ रहा है। तब ईरो ने उल्लेख किया कि फूलों की दुकान से कोई आया है। नगामू ने तुरंत जांच की और देखा कि क्रिसमस ट्री वितरित हो चुका है। उस पल सुका ने अपनी माँ का एक पत्र पढ़ना शुरू किया और यह जानकर हैरान रह गई कि उसकी माँ क्रिसमस की पूर्व संध्या पर घर आएंगी। सुका चिंतित थी कि उसकी माँ पहले की तरह अपना वादा तोड़ सकती है, इसलिए वह परेशान महसूस कर अपने कमरे में चली गई। नागामू अपने पिता के कहे अनुसार यूजू संतरे निचोड़ने लगा, लेकिन निचोड़ने का उपकरण टूट जाने से चौंक गया। इसके बाद नागामू ने अपने पिता को टूटे उपकरण के बारे में बताया। उसके पिता पहले ही गुस्से में थे, लेकिन बाद में समझे कि उपकरण पुराना होने के कारण टूटना स्वाभाविक था। हाइगो ने उसे दादा के लिए प्रार्थना करने को कहा। नागामू ने प्रार्थना करते हुए दादा को याद किया और उनके साथ संतरे निचोड़ने के समय को याद किया। हालांकि नगम्मा की मां ने बाधित किया और उन्हें काम पर लौटने की याद दिलाई। इस बीच ये सुका केनोको से मिला। वे बातचीत में मग्न हो गए और केनोको ने नगम्मा के आगामी जन्मदिन का जिक्र किया। सुका हैरान था क्योंकि उसे नहीं पता था कि नगम्मा का जन्मदिन कब था। केनोको ने कहा कि वह नागामू को बाहर बुलाना चाहती थी, मगर उसे उसकी चिंता थी। कुछ देर बातचीत के बाद उन्होंने घर जाने का फैसला किया। बाद में नागामू ने साकी को अपने जन्मदिन के बारे में बताया। साकी और ईरा ने सुनकर आश्चर्यचकित थे कि नगामू के परिवार ने हर साल अपने जन्मदिन के लिए यूजू नारंगी स्नैक्स बनाए। हालांकि नागामू ने शिकायत की क्योंकि हर साल उन्हें अपने जन्मदिन के केक के लिए यूजू संतरे निचोड़ने में व्यस्त रहना पड़ता था। उस शाम इत्सुका ने एक आउटिंग के टिकट के साथ एक विशेष जन्मदिन नोट बनाया और इसे नागामू को दिया ताकि वह भूल न सके। अगले दिन इत्सुका को उसकी मां ने क्रिसमस की पूर्व संध्या मनाने के लिए उठाया। चलते समय नागामू सड़क पर किनोको से टकराया। उस समय किनोको, नागामू और मित्सुरु ने एक साथ चलने का फैसला किया। इत्सुको उन्हें एक समूह के रूप में चलते देखकर हैरान रह गया। यद्यपि उसकी मां उससे बात कर रही थी, इत्सुका मदद नहीं कर सकी, लेकिन सोचते हुए कि नागामू दो महिलाओं के साथ घूमकर लापरवाही से काम कर रहा था। नागामू, कोनोको और मित्सुरु ने चलना जारी रखा। सुरु से मिलने से पहले, घर जाने से पहले उसने उसे एक क्रिसमस केक दिया था जो उसने उपहार के रूप में बनाया था। कोनोको ने नागामू को एक उपहार दिया जिससे उन्हें उनकी दया से छुआ हुआ महसूस हुआ। इस पल को और अधिक विशेष बनाने के लिए नागामू ने एक स्ट्रीट गायक से गिटार उधार लिया और संगीत बजाना शुरू किया। दोनों महिलाओं ने गाने को देखा और उनके आसपास के लोगों ने भी प्रदर्शन का आनंद लिया। उस पल सुका और उसकी मां नागामू को सड़क पर इतनी खुशी से गाते देखकर हैरान रह गईं। वे उनके सुंदर गायन के साथ क्रिसमस की पूर्व संध्या का आनंद लेते थे। बाद में एक दृश्य में नागामू अपने पिता से रसोई में बात करता है। पिता ने अगले दिन उसे आदेश देने के लिए कहा। नागामू हैरान था क्योंकि नए साल की छुट्टी के लिए दुकान बंद होने की सोच थी। हालांकि चूंकि कुछ ग्राहकों ने विशेष अनुरोध किए थे, उन्होंने डिलीवरी करने के लिए सहमति व्यक्त की। उनके पिता ने कहा कि वह खाना पकाने का अभ्यास कर सकते हैं। यह सुनकर नागामू उत्साहित हो गया और जल्दी ही अपने नाश्ता बनाने के अभ्यास पर काम करने लगा। अगले दिन नागामू और उनके परिवार ने उनके जन्मदिन को साथ मनाया। नागामू की मां ने पारिवारिक उत्सव के लिए भोजन तैयार किया और सबने आनंद लिया। खाने के बाद नागामू और उसके पिता ने इत्सुका के लिए लाल पैकेट तैयार किए और उसे चौंका दिया। भोजन बाद उसने आदेश पूरा करने के लिए काम जारी रखने का निर्णय लिया। जब वह डिलीवरी के लिए निकला तो अचानक दुकान के सामने एक व्यक्ति से मिला। नागामू ने उसे बताया कि दुकान बंद थी और वह व्यक्ति निराश होकर चला गया। नागामू के आदेश देने के बाद वह आश्चर्यचकित हो गया कि वह उसी व्यक्ति को अभी भी पार्क में बैठा है। नागामू उसके पास जाकर देखने के लिए गया कि क्या वह मदद कर सकता है। उस व्यक्ति का नाम मेंटो था। ने साझा किया कि वह अपनी मां की कब्र जाना चाहता था। आमतौर पर उसके रिश्तेदार देखभाल करते थे, पर मेंटो की खराब किस्मत थी, इसलिए उसने अपनी मां की कब्र पर जाने का निर्णय लिया। मंटो की कहानी सुन नागामू घर गया और पूर्व बनाए नाश्ते लेने का तय किया। भले ही उसे उन अभ्यास स्नैक्स बेचने के लिए नहीं था, वह मेंटो के लिए बुरा महसूस कर रहा था और उस समय मदद करना चाहता था। इत्सुको पहले ही नाराज था क्योंकि नागामू अभ्यास स्नैक्स बेच रहा था, लेकिन उसके कारण बताने के बाद वह समझ गई और उसे स्नैक्स पैक करने में मदद की। तुरंत बाद नागामू ने मेंटो को स्नैक्स दिए जो उनकी दया से गहराई से छुआ था। कुछ समय बाद नागामू ने दुकान में सुका की मदद का सोचा। दुकान उन ग्राहकों से व्यस्त थी जिन्होंने एक दिन पहले ऑर्डर दिया था और नागामू की मां उनका स्वागत करने और स्नैक्स परोसने में बहुत खुश थी। कुछ देर बाद कामेह की दादी अपने पोते के साथ कुछ स्नैक्स का आनंद लेने आई थीं। जब वे खाते थे तो कामेह की मां अचानक गुस्से में आ गई। नागामू और अन्य तब चौंक गए जब उसने बताया कि कामेह ने अपने दोस्त को मारा था।
कुमे ने अपने दोस्त द्वारा उसकी ड्राइंग किताब फाड़ने का जिक्र कर खुद का बचाव किया। कुमाई नाराज थी क्योंकि उसके दोस्त ने ताड़ के फल के बहुत खट्टे स्वाद से नफरत की और उसे अपनी ड्राइंग किताब पर निराशा से निकाला। वह अपने दोस्त को मारती थी क्योंकि कहानी जारी रही। कुमे और उसका परिवार तब तक बात करते रहे जब तक कुमे थकावट से सो नहीं गया। तब मीरा नाम की एक महिला दिखाई दी। मीरा कुमे की पूर्व दादी की पोती है। वह कुमे की तलाश में थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मीरा वहां क्यों थी। उस समय मीरा अपने दादा से उपहार देने आई थी। कुछ देर बाद कामे की दादी घर ले जाने के लिए दुकान लौट आई। किसी ने कामे की दादी से उसके पूर्व प्रेमी के बारे में पूछा, इसलिए उसने नाम बताया। घर पहुंचने पर उसे अपने पूर्व प्रेमी से एक पैकेज मिला। कहानी बताती है कैसे कामे की दादी ने अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए आशीर्वाद मांगा था। हालांकि मायरा के दादा उनके रिश्ते के खिलाफ थे, जिसने कुम की दादी को परेशान कर दिया। असम्मान महसूस करते हुए उसने उसे छोड़ने का फैसला किया। अगले दिन नागामू कुम की मां से मिले और वे कुम और उसकी दादी को एक साथ खेलते हुए देखते हुए बात करते थे। दृश्य तब नागामू के पारिवारिक स्नैक स्टोर में चला जाता है। ठंड होने के बावजूद नगमू काम में व्यस्त था। वह इतना अभिभूत हो गया कि बाद में वह सच में बीमार हो गया। इस वजह से उसे डांटकर काम बंद करके आराम करने को कहा गया। यसुको परेशान था क्योंकि उसे लगा कि नागामू की लापरवाही से वह बीमार हो गया। इस बीच हैगो बहुत खुश था कि नागामू काम नहीं कर रहा था, क्योंकि इसका मतलब था कि वह रसोई में कोई समस्याएं पैदा नहीं करेगा। हालांकि नागामू अक्सर अपने पिता को गुस्सा करता था। कर्मचारियों को पता था कि उनके पिता वास्तव में उनकी केयर करते थे। नागामू साप्ताहिक अपने फुटन पर लेटकर आराम कर रहे थे। कुछ देर बाद मीतसूर नागामू की जांच करने आए। उसने देखा कि उसे सच में मदद की जरूरत थी, लेकिन उसकी देखभाल करने से पहले मीतसूर मदद नहीं कर सका, लेकिन नागामू से अच्छी प्रतिक्रिया पाने के बारे में दिवसपना देखा। इसके तुरंत बाद नागामू ने स्कूल में अपने समय के बारे में सपना देखना शुरू कर दिया। अपने सपने में उनके वरिष्ठ मिची ने उन्हें बहुत उत्सुक होने के लिए डांटा, खासकर क्योंकि स्कूल के उत्सव में नागामू के पारिवारिक स्नैक्स परोसा जा रहा था। उसके बाद मिची ने नागामू में रुचि रखी, इसलिए वे दोस्त बनने लगे। समय के साथ नागामू और मिची करीब हो गए और नागामू अक्सर मिची की दुकान पर जाने लगा। यह पता चला कि दुकान का मालिक नागामू के माता पिता का दोस्त था, इसलिए वे अधिक बातें करने लगे। नागामू अक्सर मिची के साथ गिटार बजाते थे और उससे सीखते भी थे। हालांकि कुशल होने के बावजूद नागामू को बाद में किसी अज्ञात कारण से मिची द्वारा छोड़ दिया गया था। वर्तमान में नागामू जाग जाता है और किनोको को उससे मिलते देखकर हैरान हो जाता है। किनोको परेशान है क्योंकि वह अपनी यात्रा के बाद बीमार हो गई। नागामू बेहतर महसूस करने लगता है और मेज पर खाना खाता है। चूंकि यह सर्दी थी, नागामू की मां ने परिवार और कर्मचारियों के लिए एक स्वादिष्ट सूप बनाया। हर कोई वहां अपनी सामान्य गतिविधियों पर वापस चला गया। कोनोको नागामू की दुकान के लिए फ्लायर वितरित करने के लिए बाहर जाने वाला था, लेकिन नागामू की मां ने कोनोको के ठंडे हाथों को देखा और जोर दिया कि वह पहले कुछ सूप पीने के लिए रहे। कुछ ही देर में कोनोको एक खाली मेज पर बैठ गया और नागामू जल्दी से उसे सूप का एक कटोरा लाया। खाने के बाद उसने वापस जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में वह इत्सुका से मिला। उन्होंने थोड़ी देर के लिए बात की और कोनोको ने वैलेंटाइन चॉकलेट का उल्लेख किया, जिसे उसने किसी विशेष को देने की योजना बनाई थी, जिसने इत्सुका की रुचि पकड़ी। कुछ देर बाद सूका घर चला गया और आराम किया। इस बीच नागामू और उनके पिता ने लिविंग रूम में बातचीत की। नागामू ने इस बारे में बात की कि कैसे सुका बर्फ के मौसम के दौरान अक्सर जाते थे। उसे याद आया कि सुका को बर्फ देखकर देजावू की भावना हो सकती है। अगले दिन नागामू और यह सुका बर्फ में एक साथ खेले। वह वास्तव में खुश था क्योंकि यह सुका मजे में शामिल होना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक स्नोमैन बनाने का फैसला किया। घर लौटने के बाद नागामू और इत्सुका को डांटा गया, लेकिन स्नान करने के बाद वे डाइनिंग टेबल पर बैठ गए और नागामू की मां के स्वादिष्ट सूप का अधिक आनंद लिया। इसके बाद इत्सुका स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसकी छुट्टी देखकर नागामू खुश हो गई, क्योंकि पिछले 2 साल से इत्सुका ने अपने पिता की तलाश के लिए स्टेशन पर जाना बंद कर दिया था। नागामू को राहत और खुशी महसूस हुई, क्योंकि ऐसा लगता था कि सुका उस आदमी से आगे चला गया है जिसने उसे चोट पहुंचाई थी। कुछ ही देर बाद सुका अपने दोस्तों से मिली और वे एक साथ स्कूल चले गए। उन्होंने उनके आने वाले जन्मदिन के बारे में चर्चा की, जिससे उन्हें नागामू को दी गई यात्रा की योजना के बारे में पत्र याद आया। इस विचार से सुका उत्साहित हो गए क्योंकि वे कल यात्रा पर जाएंगे। इसी बीच नागामू और उनके परिवार ने योजना बनाई कि सुका का जन्मदिन कैसे मनाया जाए, क्योंकि उनके परिवार ने कल जन्मदिन कार्यक्रम की योजना बनाई थी। नागामू खुशी से सुका द्वारा दिए गए कूपन को देख रहा था और अगले दिन आने का इंतजार नहीं कर सकता। उस समय नागामा की मां और अन्य लोग नागामू के अभिनय का आनंद ले रहे थे, लेकिन वह इत्सुका के जन्मदिन को लेकर इतने उत्साहित थे कि उन्हें परवाह नहीं थी। फिर नागामू, उनके पिता और परिवार के अन्य सदस्यों ने सोचना शुरू किया
कि सुका के जन्मदिन का केक कैसे सजाया जाए। हीरो ने सुझाव दिया कि खाने वाले स्नैक्स से केक बनाया जाए। कुछ देर बाद सुका स्कूल से घर आई और अपनी माँ से अपने जन्मदिन के बारे में बात की। उनकी बातचीत उत्साह से भरी और जीवंत थी। हालांकि देर हो गई थी, नागामू और उनका परिवार अगले दिन इत्सुका का जन्मदिन मनाने के लिए उत्सुक थे। नागामू यात्रा के लिए तैयार हो गए और एक दिन वे जल्दी से मनोरंजन पार्क जाने की तैयारी कर रहे थे। नागामू की मां ने पूछा कि वे वहां कैसे आने वाले हैं। नागामू ने कहा कि वह अपनी यात्रा पर सुका लेने के लिए कार चलाएंगे। वे जाने से पहले नागामू के पिता ने सुका को कुछ पॉकेट मनी दिया ताकि वह जो चाहे वह खरीद सके। नागामू ने कहा कि वह सबका भुगतान करेंगे। पिता ने हंसते हुए कहा कि पैसे तब काम आएंगे अगर सुका ऊब जाए। इस टिप्पणी ने नागामू को हैरान कर दिया, लेकिन और समय बर्बाद किए बिना वे सभी कार से चले गए। कार में सुका और नागामू उत्साह से बात करते थे। जल्द ही वे मनोरंजन पार्क पहुंचे और उसने उसे कुछ मजा करने के लिए आमंत्रित किया। सुका ने देखा कि नागामू थोड़ा घबराया लग रहा था। नागामू ने बताया कि यह उनकी पहली बार था इत्सुका के साथ गाड़ी चलाना, इसलिए वो डर छिपा रहा था। वे मनोरंजन पार्क में कई सवारियों पर गए और अच्छा समय बिताया। दोनों दिन बिताने के बाद खुश थे। इसके तुरंत बाद नागामू ने परिवार को बताया कि सब अच्छा है, लेकिन उत्साह में सुका को बताना भूल गया और उसे खो दिया। इससे इत्सुका को छोड़े जाने की भावना याद आई और वह डरती हुई महसूस हुई, इसलिए उसने जल्दी से नागामू की तलाश की और उसे वहां पाया। उन्होंने उसे बिना बताए छोड़ने के लिए माफी मांगी और उन्होंने फैसला किया कि घर लौटने का समय आ गया है। वापस आने पर नागामू का परिवार जश्न के लिए बड़ा भोजन बना रहा था। साफ करने के बाद उन्होंने इत्सुका का जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। मेज पर भोजन की मात्रा से इत्सुका हैरान था। नागामा का परिवार ऊर्जा और उत्साह से भरा था क्योंकि उन्होंने इसे सुका को जन्मदिन की बधाई दी। सुका ने जो उपहार मिला उससे बहुत खुश और छुआ महसूस किया। इस बीच उसके पिता अभी भी अपने गिटार के साथ घूमते थे। उसके अनिश्चित जीवन ने उसे अपनी बेटी को ढूंढना मुश्किल कर दिया, इसलिए उसने तब तक अकेले रहने का फैसला किया जब तक कि वह फिर से खड़े नहीं हो सकता। एक बार जब चीजें बेहतर हो जाती हैं तो सुका के पिता ने उसे ढूंढने की योजना बनाई और एनीमे जारी रहेगी। इस एनीमे से नैतिक सबक यह है कि यदि आप एक बड़े दिन की योजना बना रहे हैं तो अपने दिमाग को अपने साथ लेना मत भूलना, और यदि आप खो जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि यह कहीं मजेदार है, जैसे एक मनोरंजन पार्क, अपनी खुद की रसोई नहीं।